तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है और उसी अंदाज में आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड 12th में। प्यारे बच्चों, हम एक बार पुनः उसी अवस्था में आपके साथ खड़े हैं जिस अवस्था में अभी से कुछ महीने पहले खड़े हुए थे, और कहीं उससे भी ज्यादा जोश और जुनून हम में अभी दिखाई आपको दे रहा होगा। ठीक है, तो चलिए भाई, सारे बच्चे ना जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आज का ये क्लास बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, खास करके 11th क्लास के बच्चों के लिए। क्योंकि आज प्यारे बच्चों, आप लोग 11th क्लास का एक नया आगाज करेंगे और आप लोगों के लिए ना डबल अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि आप लोग एक बार तो बायोलॉजी पढ़ ही लिए और पुनः दोबारा शुरू से प्यारे बच्चों हम रिपीट कराने वाले हैं। तो वैसे बच्चे जो अभी तक एडमिशन नहीं लिए थे टारगेट बोर्ड में, उनके लिए भी भाई एकदम सुनहरा मौका है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आराम से पहले 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पढ़ लीजिए। आराम से यूट्यूब पर अभी क्लास चलेगा, आराम से पढ़िए और उसके बाद आप लोग चाहें तो साइंस बैच में एडमिशन ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत जल्द, यानी कि हम आपसे ये बोले कि लगभग 1 या 2 दिन के बाद, यानी बुध या बृहस्पतिवार को, समझ गए ना, आप लोगों के सामने फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी टीचर मौजूद होंगे। जैसे अभी आपके सामने अमन सर है, वैसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी टीचर आपके सामने खड़े होंगे और आप लोग उतने ही उत्साह के साथ दिखाई देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। आज एक नए बैच का आगाज होने जा रहा है। बायोलॉजी के नए शिक्षक, बायोलॉजी के नए गुरुजी आपके सामने प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, और इतने बेहतरीन तरीके से आप लोगों को नोट पढ़ाएंगे ना कि आप खुश हो जाएंगे। और अब की बार जो प्यारे बच्चों हम शुरुआत करने जा रहे हैं, वो एक कहावत है ना कि देर आओ लेकिन दुरुस्त आओ, देर आओ लेकिन दुरुस्त आओ। अगर शेर एक कदम पीछे हटता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर शेर एक कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो हार चुका है। अगर शेर एक कदम पीछे हटा है तो इसका मतलब है कि वो दुगनी रफ्तार के साथ अपने शिकार की ओर बढ़ने वाला है। समझ गए ना? तो इसलिए प्यारे बच्चों, हमने एक कदम पीछे हटाया और दुगनी रफ्तार के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हो चुका हूं। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि दुगनी, तिगुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, 10 गुनी रफ्तार के साथ हम आपके पास पहुंचे और इतने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाई हो जैसे आप लोग 10th क्लास में अब हमारे साथ पढ़ते थे। और आज ही हम आपको सबसे पहले ही गारंटी देते हैं, ये विश्वास दिलाते हैं कि अब की बार जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें हम सिर्फ प्यारे बच्चों आप लोगों को पढ़ाएंगे ही नहीं, हम सिर्फ आप लोगों को पढ़ाएंगे ही नहीं, ये सर सिर्फ आप लोगों को पढ़ाएंगे ही नहीं, बल्कि जैसे ही चैप्टर खत्म होगा नोट्स भी आप लोगों को मिलेगा। डेली पैनल का नोट्स तो आपको मिलेगा ही, डेली पैनल का नोट्स आपको मिलेगा ही, डेली मिल जाएगा, क्लास के जस्ट बाद मिलेगा। साथ ही साथ आप लोगों को ना डेली प्यारे बच्चों पढ़ाई के नोट्स के अलावा जब चैप्टर खत्म होगा तो A4 साइज का आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। किस प्रकार का, हम आपको अभी नोट्स भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इस प्रकार का प्यारे बच्चों आप लोगों को नोट्स मिलेगा, ठीक है ना। इस तरीके का ना आप लोगों को नोट्स मिलेगा A4 साइज का। आराम से आप लोग उसे प्रिंट मरवा सकते हैं, प्रिंट मरवा करके उसे आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। इस तरीके का एकदम बुक के जैसा नोट्स अब आप लोगों को भी प्रोवाइड होगा। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ना, नोट्स आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो नोट्स बनाने का भी प्रक्रिया हमारा चल रहा है। प्रक्रिया चल क्या रहा है, पहला चैप्टर का बोल दीजिए ना सर, तो कल आए हैं और आज पहला चैप्टर का नोट्स बना करके कंप्लीट भी कर दिए, मतलब कल आया आज पहला चैप्टर खत्म, समझ गए ना। अब आप लोगों को पहला चैप्टर एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। उसके लिए इन्होंने मटेरियल जो तैयार किया है दिल खुश करने वाला है। आप लोग अगर एक बार उस मटेरियल को देखेंगे आप लोगों का भी मन खुश हो जाएगा। आज तो सर मुख्य रूप से सिलेबस के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, फुल सिलेबस के बारे में बस बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, किस तरीके से आप लोग का क्लास चलेगा, स्ट्रेटेजी के बारे में बताएंगे, कौन सा बुक आप लोग को पढ़ना चाहिए, कैसे नोट्स पढ़ना चाहिए, सजेस्ट करेंगे। तो एकदम प्यारे बच्चों जबरदस्त तरीके से आपका ये आज का पूरा नोट्स, पूरा मटेरियल तैयार हुआ है और इसके बारे में ना विस्तार से सर आपको बताएंगे। यूनिट बाय यूनिट करके पूरे बायोलॉजी को इन्होंने डिवाइड किया, ठीक है ना, यूनिट बाय यूनिट करके। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप पहले से जितना भी सर्विस आपको मिल रहा था हमारी तरफ से, जितना भी सर्विस टारगेट बोर्ड की तरफ से मिल रहा था, उससे 5 गुना ज्यादा सर्विस प्यारे बच्चों अब आपको मिलेगा इस टारगेट बोर्ड 12th यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। तो जो बच्चे हमारे साथ एप्लीकेशन में जुड़े हुए हैं उनको डेली बाई नोट्स मिलते चला जाएगा, उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा गया है।
और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उनके लिए भाई अभी भी आपके पास ऑफर है, अभी भी आप लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारा, हमें तो अच्छी तरीके से जानते हैं और सारे बच्चे आपको वेलकम लिख रहे हैं सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद चलिए, आप सभी का। और इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है प्यारे बच्चों, ये अभी आपको झलक जाएगा, समझ गए ना, ये अभी आपको झलक जाएगा। और आप शायद, हम यही कहेंगे ना कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री लिए हैं उनका तो कॉमन सब्जेक्ट है, जो मैथ लिए है ना शायद वो अब ये सोचेंगे कि काश हम बायोलॉजी ले लेते तो अमन सर से पढ़ने का मौका मिलता। और ऐसा चिंता मत करिए, गणित के भी जो आपके टीचर्स आ रहे हैं इतने धांसू टीचर हैं, इतने खतरनाक है ना कि आप जो बायोलॉजी वाले हैं ना वो सोचेंगे कि अरे यार मैथ भी ले लेते तो हमारे लिए आसान ही हो जाता। तो कुल मिलाकर के हम लोगों का टीम एकदम बेहतरीन तैयार हो चुका है और बारी बारी से, समझ गए ना, बारी बारी से आप लोगों के सामने हम उनको प्रेजेंट करेंगे और जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाई करवाया जाएगा। और ये जितने भी सारे टीचर आपके सामने प्रेजेंट होंगे वो सारे प्यारे बच्चों फुल टाइम टीचर होंगे, यानी वो टीचर जो आप लोगों को पढ़ाएंगे भी, नोट्स भी दिखाएंगे, डाउट क्लास भी क्लियर करेंगे। आप लोग उधर से व्हाट्सएप पर भेजते हैं कुछ लिख करके, कोई डाउट लिख करके, तो उसको भी क्लियर किया जाएगा। यानी कि अब हर तरीके का फैसिलिटीज के साथ आप लोगों को सुविधा मुहैया कराया जाएगा, सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए भाई, तो वेलकम अमन सर, अमन सर का स्वागत हो रहा है। तो अब ये क्लास आगे अमन सर संभालेंगे और आज तो हमारा पहला क्लास था इसलिए प्यारे बच्चों आज हम आ चुके थे, लेकिन कल से आप लोगों का ये वाला क्लास, अच्छा हाँ दूसरी बात, और ये जो टाइम टेबल है ना सिर्फ आज भर के लिए है, ध्यान रखिएगा, ये टाइम टेबल सिर्फ आज भर के लिए है। आपका जो बायोलॉजी का टाइम टेबल होगा ना वो चेंज होगा। पहले आप लोग 11 बजे से बायोलॉजी पढ़ रहे थे, वो टाइम टेबल प्यारे बच्चों हम चेंज करेंगे और बायोलॉजी के लिए या तो सुबह में हम फिट करेंगे या तो दोपहर में हम फिट करेंगे। या तो सुबह में होगा तो सुबेरे हो जाएगा 7 बजे के आसपास में, और अगर शाम में होगा, नहीं दोपहर में होगा तो 1-2 बजे के आसपास होगा। तो वो खैर हम डिस्कस कर लेंगे। अभी आप लोग आधे घंटे सोच लीजिए कि कौन से टाइम में हमें सहूलियत होगा, और जब लास्ट में पूछेंगे ना तो आराम से आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, तो आज प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए और खूब जम करके शेयर करिए ताकि सारे बच्चे एकदम जुड़ जाएं। ठीक है ना, जम करके आप लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए भाई, अब आप लोगों को क्लास के बारे में, सिलेबस के बारे में, बुक्स के बारे में, स्टडी मटेरियल जो भी कुछ है सबके बारे में अमन सर बताएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस कर चुके हैं और आप लोग को बेहतरीन तरीके से बताएंगे। ओके, तो चलिए सर, अब आगे आपका क्लास वेलकम है आपका, और सारे बच्चे भी आपका वेलकम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई, वो भी जीव विज्ञान में? एक बार अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो मुझे थोड़ा सा बहुत अच्छा लगेगा। आवाज आप लोग सुन पा रहे होंगे? चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का सिलेबस। ठीक है, जो क्लास 11th बायोलॉजी है उसका सिलेबस आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी हम किसी नई क्लास में जाते हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा याद करते हैं। जब आप क्लास 10th में आए होंगे तो सबसे पहले आपने क्या देखा होगा? सिलेबस देखा होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने बुक्स खोजी होगी। ठीक है, बुक्स लेकर के आपने देखा कितने चैप्टर हमको पढ़ना है, और कहीं ना कहीं इधर उधर से जुगाड़ करके सोचा होगा कि कहीं कोई चैप्टर रिड्यूस तो नहीं हुआ, कहीं कोई चैप्टर कट तो नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि हमको सिलेबस के बारे में अच्छी जानकारी, बिल्कुल मतलब सही तरीके से सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, इतना सिलेबस ही हमको पढ़ना है, ना ही इससे ज्यादा ना ही इससे कम। बताइए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके 11th बायोलॉजी का, ठीक है, 11th बायोलॉजी का सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो, वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे आपके एग्जाम के पैटर्न के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? एग्जाम के पैटर्न के बारे में। कहां से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, कितने सब्जेक्टिव्स आते हैं। ठीक है, इनके बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, सिलेबस भी हमें पता है, एग्जाम का पैटर्न भी पता है कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बात आती है अब हम तैयारी कैसे करें। ठीक है,
बात आती है अब हम पढ़ाई कैसे करें, वही तो मेन हो नहीं पाती है, उसको कैसे करें। तो उसके लिए टारगेट बोर्ड आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है, यानी कि स्ट्रेटेजी के बारे में हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अधिकतर बच्चे पूछते हैं, हमेशा पूछते थे भैया कौन सी बुक ले लें, कौन सी बुक से पढ़ाई कर लें, ठीक है। तो हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि बेस्ट बुक कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सिलेबस की, ठीक है। क्लास 11th बायोलॉजी का सिलेबस क्या है। उससे पहले आपको बता दें कि क्लास 11th और 12th का जो साइंस का स्पेशल बैच है आप लोगों के लिए, ठीक है, उसकी जो टोटल फीस है आप लोग देख लीजिए, बहुत कम फीस रखी गई है, बहुत कम से कम फीस रखी गई है। इसके लिए आपको टारगेट बोर्ड का एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल आसान है, ठीक है। क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, जहां से गेम डाउनलोड करते हो ना मोबाइल में प्ले स्टोर होता है, वहीं से क्या करना है, टारगेट बोर्ड सर्च करना है, वहां से आएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करना, इनरोल करना है, कोर्स में जाकर के सीधे पहुंच जाना है, ठीक है। 11th की फीस आपकी इतनी है 1250 रुपए और 12th की फीस आपकी 1250 रुपए, ठीक है। और अगर क्या होता है, कभी कभी हम कोर्स परचेज करते हैं या कुछ ऐप में कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि यार कुछ लगता है घपला हो गया हमारे साथ, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पर कॉल करके आप बताइए, जितनी भी आपको कोई समस्या है ना, कोई भी समस्या है आप यहाँ पर बताइए, बड़े प्यार से बड़े आराम से आपकी समस्याओं को सुना जाएगा, ठीक है, और उनका बिल्कुल सटीक और सही तरीके से जवाब दिया जाएगा। थोड़ा सा भी घुमाया और फिराया नहीं जाता, यहाँ पे बड़े प्यार से चीज़ों को चलाई जाती है, बड़े प्यार से यहाँ पर पढ़ाया जाता है, चीज़ों को समझाया जाता है, ठीक है। और जैसे हाँ आप लोग को तो पता ही है, क्लास जो है क्लास 10th में आप लोग पढ़ ही रहे हैं बायोलॉजी, ठीक है। प्रिंस सर से प्रिंस सर पढ़ा ही रहे हैं, जैसे प्रिंस सर यहाँ कैमरे में दिखते हैं ना पढ़ाते हुए, सच में वैसे वो रियल जिंदगी में भी हैं, ठीक है। कभी आप लोग मिलिएगा तो जो है खुद ही रूबरू हो जाएंगे उनके नेचर से, उनके बिहेवियर से, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अपने बायोलॉजी सिलेबस की तरफ। बताइए चलें, जो है तैयार हैं आप सभी लोग। नोट्स कहाँ मिलेगा, व्हाट्सएप पे आएगा, ऐप पे, ऐप पर और व्हाट्सएप पर दोनों आएगा। जब आप यहाँ पर आएंगे ना तो आपको व्हाट्सएप पर भी जोड़ दिया जाएगा, तो नोट्स आपको ऐप और व्हाट्सएप दोनों पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। बताइए, बिल्कुल, चलिए तो चलें, बताइए रेडी हैं, तैयार हैं आप सभी लोग, तैयार हैं सभी लोग। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 11th बायोलॉजी का सिलेबस क्या है। अब यानी कि बात करेंगे कि 11th बायोलॉजी में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, वो भी बेहतरीन तरीके से, और मैं किस तरीके से बायोलॉजी को आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज आती है कि जो आपका टीचर है, ठीक है, अब देखो मस्ती मत करना, ये जो आपके टीचर हैं वो कैसे पढ़ा रहे हैं ये मायने रखता है कि किस तरीके से वो आपको समझा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पढ़ाना एक दूसरी बात होती है और समझाना दूसरी बात होती है, ठीक है। जैसे प्रिंस सर समझाते हैं ना बिल्कुल आसान से आसान तरीके से, ठीक है, प्रयास करूंगा मैं उससे भी आसान आप लोगों को पढ़ा सकूं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कितनी यूनिट है, क्या है, कितनी यूनिट सबसे पहले हम देखेंगे। तो टोटल आपकी बिहार बोर्ड में कितनी यूनिट है, 5 यूनिट आपको पढ़ना होगा। नहीं पढ़ना होगा भैया, 5 यूनिट, जिसमें पहली यूनिट है जीव जगत में विविधता। सिर्फ अभी यूनिट की बात करते हैं, चैप्टर की डिस्कस अभी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। पहला क्या है, जीव जगत में विविधता, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, पृथ्वी पर बहुत ढेर सारे जीव पाए जाते हैं ना, बहुत ढेर सारे जंतु पाए जाते हैं ना, बहुत ढेर सारे मतलब कितने हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, मिलियंस में, ठीक है। तो उनके बीच की जो वेरिएशन होती है, उनके बीच में जो डाइवर्सिटी होती है, विविधता होती है, उस चीज को हम पढ़ेंगे जीव जगत में विविधता में, ठीक है। ये यूनिट है, इसके अंदर भी चैप्टर भी है। दूसरा क्या है, पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, ठीक है, कि वो कैसे बने होते हैं, ठीक है। इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे दूसरे यूनिट में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। जैसे प्लांट है, कोई आपका प्लांट है, उसके स्ट्रक्चर कैसे, जैसे आप देखे होंगे नीम का पौधा, अमरूद का पौधा, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। फिर आप देख लीजिए घास, घास भी तो पौधा है, झाड़ी देख लीजिए, झाड़ी भी तो पौधा है, ठीक है।
तो इनका स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, इनका कैसा स्ट्रक्चर होता है, कहाँ से कैसे इनको जो है क्लासिफाई किया गया, कैसे बांटा गया, एक एक चीज को डिटेल से पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्ड नंबर है कोशिका संरचना एवं कार्य। क्या होता है कोशिका की संरचना? जैसे आप अपना घर किससे मिलकर के बनाते हैं? घर बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले फोन करते हैं, घालो ईंट वाले भैया, ईंट भिजवाए दियो। ईंट आ जाता है, फिर घर बनना शुरू होता है ना, एक ईंट दो ईंट ऐसे जुड़ता जुड़ता चला जाता है। इसी तरह जो हमारा बॉडी होता है, लिविंग्स का जो बॉडी होता है, वो कोशिका से मिलकर के यानी कि सेल से मिलकर के बना होता है। तो ये एक यूनिट है। क्या है? ये एक यूनिट है। इस यूनिट के अंदर आपको 3 चैप्टर पढ़ने होंगे। ठीक है, देखो ये मत समझना कि ये बहुत कठिन है। अगर कोई तुमसे बताया हो ना यार कोशिका वाला चैप्टर ना बहुत कठिन है, एकदम आसान है, सच में कह रहा, एकदम आसान है और बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक टॉपिक को आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, एक एक टॉपिक को। इसके बाद क्या है, पादप कार्यकी यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल से, जाइलम फ्लोएम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कैसा होता है इसमें। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, पानी ऊपर कैसे चढ़ता है। ठीक है, ये सारी चीज हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। और 5वीं यूनिट है अपनी मानव शरीर विज्ञान यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, अपने बारे में पढ़ेंगे। भैया हम सांस कैसे ले रहे हैं, जब खाना खाते हैं तो उस भोजन का डाइजेशन कैसे होता है, क्लास 10th में जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ना, प्रिंस सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और जो है इस समय शायद एक्सक्रीशन चल रहा है। ठीक है, उत्सर्जन चल रहा है, उत्सर्जन पढ़ा रहे हैं प्रिंस सर। ठीक है, अब देखो हम आपको बता दें जो आपका पेपर आएगा, ठीक है, बायोलॉजी का पेपर कितने नंबर का होगा, टोटल होगा वो 100 नंबर का। कितने नंबर का? 100 नंबर का, पता है ना, ये तो पता ही होगा। इसके बाद क्या होता है, इसमें जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरी वाला पोर्शन है, वो आएगा 70 नंबर का। कितने नंबर का? 70 नंबर का। और जो प्रैक्टिकल है, जो आपके कॉलेज से मिलेंगे, स्कूल से मिलेंगे, वो आएंगे 30 नंबर। ठीक है, तो स्कूल में भी अपनी इज्जत बना के रखियो। ठीक है, और थ्योरी को हम पढ़ाएंगे, जिसमें से 70 में 70 दिलाने की जिम्मेदारी होगी हमारी। ठीक है, और किसी की नहीं, हमारी होगी। ठीक है, पूरी स्ट्रेटजी आपको एक एक टॉपिक, मतलब ज्यादा इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक एक टॉपिक को समझाने की जिम्मेदारी होगी हमारी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, इन यूनिट्स के अंदर घुसते हैं और देखते हैं पहली यूनिट में कितने चैप्टर हैं। बताइए, आप सभी लोग तैयार हैं? बिल्कुल, चलें? यस सर, देव, ड्रीम, नंदनी, क्यून। चलिए, पहला जो इकाई है यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में आपके 4 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर। ठीक है, ये देखिए आपने यूनिट का नाम पहले देख ही लिया है। 4 चैप्टर कौन कौन से? पहला चैप्टर है जीव जगत यानी कि द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, जीव जगत, इसमें हम देखते हैं कि सजीव क्या होते हैं, सजीव के क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, निर्जीव के क्या लक्षण होते हैं, सजीव के, सच में सजीव के क्या लक्षण होते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होते हैं सजीव के। ठीक है, क्योंकि हम जिस तरह से सजीव और निर्जीव को बांट देते हैं ना, उस तरीके से वास्तव में होते नहीं है। कुछ सजीव ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर निर्जीवों के लक्षण मिलते हैं, लेकिन वो सजीव होते हैं। ठीक है, तो इस मतलब इन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल से किस चैप्टर में पढ़ेंगे? जीव जगत में पढ़ेंगे। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड में पढ़ेंगे। कैसे सब? तो चलिए जल्दी से एक बार आप सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा चैप्टर है, चलिए दूसरा चैप्टर है अपना जीव जगत का वर्गीकरण। अब क्या है कि पृथ्वी में इतने ढेर सारे जीव हैं, उनको एक एक करके पढ़ पाना तो मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं असंभव है। तो उसको संभव बनाने के लिए क्या किया गया, उनका क्लासिफिकेशन किया गया, उनको वर्ग में रखा गया। ठीक है, ढेर सारे जीव, इतने ढेर सारे, इससे भी ज्यादा। ठीक है, तो उनको वर्ग में रख दिया गया। जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं ना किंगडम प्लांट, जब हम किंगडम प्लांट की बात करते हैं तो सिर्फ हम उसमें प्लांट को ही पढ़ते हैं, है ना, फिर हम उसमें कोई एनिमल को नहीं पढ़ लेते हैं, फिर हम उसमें कोई कैट को, कोई डॉग को, कोई रैट को नहीं पढ़ते हैं।
सिर्फ किसको पढ़ते हैं? सिर्फ प्लांट को ही पढ़ते हैं, प्लांट के कैरेक्टर्स को देखते हैं। ठीक है, ये होता है आपका जीव जगत का वर्गीकरण। एंड तीसरा चैप्टर क्या है? वनस्पति जगत। ये देखो, जिसकी मैं डिटेल से जो है बात कर रहा था, प्लांट किंगडम। ठीक है, वनस्पति जगत, इस चीज को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये चैप्टर बड़े प्यारे प्यारे से चैप्टर है, बहुत आसान है, सच में बहुत आसान। और जो है चौथा चैप्टर है वो है प्राणी जगत, यानी कि एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम को हम देखेंगे कि एनिमल किंगडम को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया। ठीक है, रेप्टाइला क्या होता है, आर्थ्रोपोडा क्या होता है, एवीज क्या होता है, सारा कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, ये आपकी पहली यूनिट हुई है, ध्यान रखिएगा, पहली यूनिट 4 चैप्टर, और इसको लिख के चिपका लीजिएगा। दूसरी यूनिट देखते हैं। दूसरी यूनिट है, यह है हमारी यूनिट सेकंड। ठीक है, यूनिट सेकंड में क्या है? पादप एवं प्राणियों के संरचनात्मक संगठन क्या है उनके। ठीक है, उनकी संरचनात्मक संगठन को हम लोग देखेंगे। उसमें सिर्फ हम 3 चैप्टर पढ़ते हैं। कितने चैप्टर? सिर्फ हम 3 चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत आसान आसान से चैप्टर हैं। ठीक है, पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों का आकारिकी। ठीक है, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, कि पुष्पी पादपों का जो है, पुष्पी जो पादप होते हैं उनका आकार कैसा होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर के आधार पर उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया, क्लासिफाइड किया गया, उनका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया। ठीक है, प्लांट को किसने क्लासिफाइड किया, कितने भागों में बांटा, इन सभी चीजों को हम यहाँ जो है कहाँ पर पढ़ेंगे? अध्याय 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, सच में बहुत मजा आने वाला, ये चैप्टर तो बिल्कुल घुमा देगा। ठीक है, छठवां चैप्टर है पुष्पी पादपों का शरीर। ठीक है, पुष्पी पादपों का शरीर कैसा होता है। ठीक है, उनकी बॉडी कैसी होती है। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उनकी एनाटॉमी को हम लोग पढ़ेंगे। और ये चैप्टर 7 अध्याय 7 में क्या पढ़ेंगे? प्राणियों में संरचनात्मक संगठन कैसा होता है, यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस प्रकार से बने होते हैं, उनका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। और याद रखियो, एनिमल के अंदर हम लोग भी आते हैं। ऐसा मत समझ लेना कि हमारे लिए एक बहुत अलग सा किंगडम होगा, हैं? हम लोग भी किसके अंदर आते हैं? एनिमल के अंदर आते हैं। अगली बार से अगर एनिमल जो है नाम हम लेना ना, तो बड़े प्यार से लेना। ठीक है, बताइए, आगे चले। तो जल्दी से आप सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सभी लोग मुझे लगता है देखने में बिजी हो गए। ठीक है, ध्यान से देखते हैं तो लाइक भी करते हैं ना, बताइए। चलिए प्यारे बच्चों, आगे चले। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। ये है हमारी यूनिट 3। क्या है? यूनिट 3, इकाई 3। इकाई 3 में हमको कितने चैप्टर पढ़ने होंगे? सिर्फ 3 चैप्टर। ठीक है, नाम भी है इकाई 3, चैप्टर भी है कितने? 3। क्या है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कोशिका होती है, सेल होता है। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर, संरचना उसकी कैसे होती है, और वो फंक्शन यानी कि क्रिया किस तरह से करता है, इस चीज को हम देखें। मैंने तो आपसे बोल दिया कि आप बने होते हैं किसके? कोशिका के। ठीक है, अब कहीं यहां वहां जाकर के कुछ और मत बोल देना। ठीक है, कोशिका के ही आप लोग बने हैं, क्योंकि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। जब आप अंदर घुस करके देखेंगे ना, तो ट्रिलियंस ऑफ सेल मिल करके आपकी क्या जो है बॉडी को बनाती हैं। ठीक है, आपका निर्माण कहाँ से होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करें, पहला चैप्टर है अपना कोशिका जीवन की इकाई, यानी कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जो लाइफ होता है, जो जीवन होता है, ठीक है, क्या होता है? जो जीवन होता है, वो जीवन कहां से शुरू होता है, कहां पर होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बताओ जीवन कहां पे है ना, जीवन कहां पर होता है, तो वो होता है सेल पर, यानी कि कोशिका पर। कहां पर? कोशिका पर। कोशिका की खोज किसने किया था? तो एक रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया था। कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? जैसे अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका घर है, ठीक है, घर है, और ये आप हैं। अब आपको इस घर में अगर बंद कर दिया जाए कितने दिन के लिए? 5 साल के लिए, तो आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी?
किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? खाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, फिर पानी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लाइट चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको चाहिए कि नहीं? चाहिए ना। तो इसी तरह क्या होता है, जो कोशिका होती है, ये अगर देखा जाए, ये है हमारी सेल, इसको बोलते हैं कोशिका, ठीक है। और मैंने बोला कि इसी कोशिका में क्या होता है, इसी कोशिका में होता है जीवन, यानी कि लाइफ। बताइए, इसी कोशिका में क्या होता है? जीवन। तो जब जीवन होगा तो जरूर जो है इसमें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, तभी तो जीवन होगा। बताइए, कोशिका के बारे में आप लोग डिटेल से पढ़े हैं कि नहीं इसके पहले? बताइए, बताइए। सबका कमेंट देख रहे हैं, ईट वाटर लाइट। अच्छा, मोबाइल भी चाहिए, हैं होशियार बन रहे हो, हैं? 5 साल बंद रहेंगे, वहीं बतियाएंगे बैठ के, तुमको बतियाने नहीं देंगे, पढ़ाएंगे वहीं पे, ठीक है, मोबाइल दे करके तुमको। ठीक है, चलो अध्याय 9 अगर देखें, 9वां चैप्टर है अपना जैव अणु, यानी कि बायोमोलिक्यूल। क्या है? बायोमोलिक्यूल। अब इस कोशिका के अंदर क्या होते हैं? रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं। वही केमिकल्स क्या करते हैं? पूरी कोशिका को संचालित करते हैं। जैसे अगर पूछूं, मैं बोलूं जल, जल में कोई केमिकल है कि नहीं? बताओ, जल किससे मिलकर के बना होता है? बताइए, जल किससे मिलकर के बना होता है? बताओ एक बार, जल किससे मिलकर के बना होता है? हाँ हाँ, रानी, क्वीन, संजय, देव, एलॉन, अस्सी, सूरज। जल किससे मिलकर के बना होता है? अरे बस करो, बस करो। मैं प्रयागराज से हूँ। क्या पूरा सही से नहीं जानते हो रोहित? कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे पूरा सही से। हाँ हाँ, बिल्कुल जवाब आने लगे। H2O2। ए क्वीन शर्मा, जो भी लिखा है ना H2O2, पिट जाएगा वो। हाँ, ऐसे नहीं होता है। H2O2 नहीं होता बच्चे, जल मिलकर के बना होता है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन के 2 अणु, ठीक है, और ऑक्सीजन से। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? बायोमोलिक्यूल्स ही तो हैं, ये केमिकल्स ही तो हैं? बताओ। इसके बाद है अध्याय 10, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। अब मैंने बोला कि इसी कोशिका में ही, इसमें, इसी कोशिका में ही जीवन होता है। इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला कि ये एक सेल है, ठीक है, क्या है? सेल। इसी सेल में क्या होता है? जीवन होता है। अब ये एक सेल तो रहेगी नहीं, एक ही रहेगी। बताइए, एक तो, अरे बस बस बस, अब बस करो, पता चल गया H2O ही होता है। छोटे छोटे घर। वैसे तुम लोग बहुत तेज हो यार, बहुत मस्ती में हो सब लोग। हम्म चलिए। ठीक है, अब समझ गया मैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है, ठीक है। चलिए देखिए, अब आगे भी देखें ना, कि अब यहीं पे मस्ती करते रहें, थोड़ा सा आगे भी देख लेते हैं। देखो, कोशिका है, अब ये कोशिका एक तो रहेगी नहीं, एक ही रह जाए। अगर एक ही रह जाए तो फिर क्या मतलब निकले, हैं? ये कोशिका क्या करेगी? ये कोशिका के अंदर डिवीजन होगा, ठीक है, सेल के अंदर सेल साइकिल होगा, और ये सेल डिवाइड करेगी। डिवाइड मतलब क्या होता है? डिवाइड मतलब होता है विभाजन, या विभाजित करेगी। विभाजित मतलब पता है क्या होता है? बड़े बड़ी आसान से, जैसे ये मेरे पास बॉटल है, क्या है? ये मेरे पास बॉटल है, बिल्कुल सिंपल है विभाजन को समझना। ये मेरे पास बॉटल है, और ये बॉटल क्या करी? ये बॉटल को मानते हैं सेल है, यानी कि कोशिका है, ठीक है। अब ये कोशिका क्या कर रही है? अपने आप से इस बॉटल के अंदर इतनी पोटेंशियल, इतनी क्षमता है कि ये 2 भागों में विभाजित हो जा रही है। कैसे? अब ये बॉटल ऐसे करके विभाजित हो रही, धीरे धीरे धीरे, देखो देखो, हो रही एक क्रिया चलती है जिसको बोलते हैं सेल साइकिल। हो रही है, हो रही। ये देखो, 2 बॉटल बना लिया, एक बॉटल से 2 बॉटल बन गया, यानी कि एक कोशिका से 2 कोशिका बन गया। फिर ये 2 कोशिका से विभाजित हो रही है, 2 से 4 बन गई, है ना? तो इस तरह से क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे होता है। चलिए, ये कौन सी यूनिट थी?
यूनिट 3 थी, कहीं यूनिट मत भूल जाना खेल खेल के चक्कर में। यह है अपना, चलिए बात करते हैं यूनिट 4 की, इकाई 4 की। इकाई 4 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, चलिए। इकाई 4 में अब आता है अध्याय 11। अध्याय 11 में पढ़ेंगे पौधों में परिवहन, ठीक है। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है ना। अब जैसे क्या होता है, देखो आप हैं वहां पे, मैं यहाँ पे हूं, मेरे को वो बॉटल चाहिए तो मैं ऐसे चला ले आया, उस बॉटल के अंदर पानी है, मैंने पानी को पी लिया, पानी पहुंच गया। पहुंच गया, बताओ पहुंच गया कि नहीं, यस या नो। पहुंच गया ना, बताओ पहुंच गया ना। कमेंट पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना। हाँ ठीक है, पहुंच गया ना, यस सर, ठीक है। बिना पिए ही पहुंच गया क्या, ऐसे ही बॉटल ले को पी भी लो ना। जब पानी पहुंचा हमारे अंदर तो हमने उठा उठा के पी लिया, लेकिन अगर एक ऐसे पौधा, ये वाला ऐसे पौधा है बिल्कुल ग्रीन कलर का, ऐसे बना देता हूँ यार, ये देखो ये पौधा है। अब ये पौधा किस तरह से जो है पानी वगैरह को लेगा, ठीक है, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट की क्रिया कैसी होगी। ये पौधा यहाँ पे कुछ बना लिया, यहाँ पे कुछ बनाया है, अब उस चीज को इसको भेजना है कहाँ पर, अपने जड़ पर, रूट्स पर। तो ये आखिरकार ये पौधा रूट्स पर उस चीज को कैसे परिवहन करेगा, ठीक है, कैसे उस पर जो है उसको यहाँ पर भेजेगा, किस प्रकार से भेजेगा, तो वो होता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कि पौधों में ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा साहिल बोल रहा है क्लास 10th में पढ़ने में मजा आता था, वो अब फिर से पढ़ने का मन करता है। कोई बात नहीं, पढ़ लो वहां पे जाकर के, क्या दिक्कत है। प्रिंस सर पढ़ा ही तो रहे क्लास 10th वाला बैच। जब भी खाली समय हो इधर उधर मस्ती करने के बजाय वीडियोस ही देख लो, ठीक है, यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। इसके बाद क्या है, अध्याय 12 है खनिज पोषण यानी कि मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है। जो भी मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जो भी खनिज पदार्थ हैं वो कैसे पौधा लेता है ना। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को प्रोटीन चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैं गया सीधे ऐसे दौड़ के दाल बनाया, दाल को खाया, प्रोटीन मिल गई। पौधे थोड़ी ना प्रोटीन ले पाएगा, ऐसे दौड़ के जाएगा, दाल बनाएगा, खाएगा, लेके चला आएगा। तो इसमें मिनरल्स और न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये अपना खाना वगैरह कैसे लेता है, इस चीज को समझेंगे हम लोग, है ना। इसके बाद क्या है, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, ठीक है, यानी कि हायर प्लांट जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, उच्च पादप होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें फोटोसिंथेसिस किस प्रकार से होता है, ठीक है, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो बड़े पौधे, ये पौधा है, अब इस पौधे में फोटोसिंथेसिस की क्रिया कैसी होगी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी होगी, इस चीज को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। अध्याय 14 है पादपों में श्वसन किस तरीके से होता है, यानी कि रेस्पिरेशन इन श्वसन। हम तो सांस लेते हैं, दिखाई देते ना ऐसे, लेके देखो एक बार, सभी लोग लेकर के देखो, ले ले एक बार ले। हाँ अभी बुक की बात करेंगे नीचे ही, अभी बुक की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि पादप में श्वसन, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं पौधे अपना, ठीक है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर समझेंगे इस चैप्टर में। अध्याय 15 है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रोथ कैसे करते हैं, कैसे धीरे धीरे पौधा एक छोटा सा इतना सा रहता है, बड़ा होता 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 इतना इतना बड़ा हो जाता है, कैसे आखिरकार हो जाता है ना, इस चीज को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब आते हैं अपनी इकाई 5 यानी कि लास्ट यूनिट, ठीक है, लास्ट यूनिट। इकाई 5 में आपको अध्याय 16 है पाचन एवं अवशोषण, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है, अपने बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है भैया, अपने बारे में, बहुत आसान टॉपिक है। अब जब अपने बारे में पढ़ोगे तो मजा तो आएगा ना, बहुत एकदम बिंदास मजा आने वाला है ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने में, क्योंकि हम जो खाना डेली खा लेते हैं उस खाने का क्या होता है हमें नहीं पता है ना। बस हमें इतना पता है उस खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, जिसके द्वारा हम इधर उधर टहलते हैं, घूमते हैं, क्लासेस करते हैं, मिलने के लिए जाते हैं, फोन से बतियाते हैं, है ना, एनर्जी रहती। जब एनर्जी ऐसे लो हो जाती है, ऐसे बिल्कुल थक जाते हो, यार कुछ खाने को दो पहले, बाद में बात होगी, है ना, ऐसे बोलते हो ना।
ठीक है, तो यही पढ़ेंगे यहाँ पर कि पाचन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन की क्रिया कैसे होती है। अध्याय 17 श्वसन एवं गैसों का विनिमय कैसे होगा, ब्रीथिंग कैसे होता है। ठीक है, हम लोग सांस कैसे लेते हैं, इतना बस पता है, और इसके आगे नहीं, इसके आगे क्या होता है, वो जो सांस अंदर गई है उस सांस का क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस चीज को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, कैसे गैसों का एक्सचेंज हो रहा है। इसके बाद शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण, बॉडी का फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड यानी कि ब्लड, रक्त। ठीक है, और उसके बाद उसका सर्कुलेशन यानी कि परिसंचरण कैसे हो रहा है। ठीक है, अच्छा बताओ, एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा ब्लड से है। ब्लड यानी कि जिसको बोलते हैं रक्त, रक्त का रंग कैसा होता है और किसकी वजह से होता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, सोचो कि रंग पूछ लिए, बता देंगे कि रक्त का रंग तो जो है क्या होता है, बताओ, तुम बताओ रक्त का रंग कैसा होता है। टारगेट बोर्ड, संतोष कुमार सर, हम पौधा इतना क्यों नहीं लंबा या बड़ा हो पाते, पढ़ेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जीन होते हैं। ठीक है, सॉरी जीन नहीं, हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स की वजह से हमारी जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, वो मेंटेन होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जिसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, वहां से वो रिलीज होता है, निकलता है, जीएच हार्मोन्स बोलते हैं। बताइए। अरे बहुत धांसू क्लास रहेगा। अरे रेड होता है, ये देखो, रेड होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अरे वाह, लाल का रंग कैसा हो, वो रक्त का रंग कैसा होता है, लाल, किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा। बताओ, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है क्या। हीमोग्लोबिन जो होता है एचबी, वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है, O2 का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन। देखो क्या होता है कि हमारे ब्लड में, रक्त में एक हीमोग्लोबिन नाम की बस चलती है ना। वो बस फेफड़े पे आती है, रुकती है, ऑक्सीजन को भरती है, फिर पहुंच जाती है कोशिका को देने, है ना। क्या करती है, फेफड़े पे आई, ऑक्सीजन को ला दी, पहुंच गई कोशिका को देने, फिर उधर से फिर वापस आ गई, खाली करके, खाली करके आती, लेकिन फिर किसी को बैठा के लाती है, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को बैठा के लाती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन। ब्लड का जो रंग होता है वो लाल होता है। बताओ बताओ, एक बार बताओ आप सभी लोग, हीमोग्लोबिन के कारण। ये जवाब सही नहीं है, जवाब सही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही जवाब आने लगा, बिल्कुल, लाल रक्त कणिका के कारण, जिसको बोलते हैं आरबीसी। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिका। ठीक है, आरबीसी जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल के कारण। ठीक है, ये हो गया आपका रक्त। बताइए, आगे चलें। ये देखिए 19 चैप्टर है आपका, उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। क्या है, आपका 19वां नंबर का चैप्टर है, वो है उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। जो आप खा लेते हैं, खाना वगैरह सुबह से खाए ही होगे, अब उनका एक्सक्रीशन कैसे होगा, उसको बाहर कैसे आप निकालेंगे, किस रास्ते से होता हुआ जा रहा है। ठीक है, कैसे उसका एलिमिनेशन होगा। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या क्या है आपके शरीर में, उस चीज को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अध्याय 19। बताइए। हाँ बिल्कुल, हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ठीक है, चलिए। आरबीसी बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आप लोगों के। 20 नंबर है, 20 जो है 20 चैप्टर है, अध्याय 20, वो है अपना गमन एवं संचलन। ठीक है, चलन बोलते हैं ना, लोकोमोशन, चलना, गमन करना, गति करना, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं। देखो ऐसे करो, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वैसे कर दूंगा, ये पढ़ा रहा, वो पढ़ा रहा, ऐसे कर रहा, वैसे कर रहा, लिख रहा, चल रहा, फिर रहा, कर रहा ना, गति हो रही ना, मोशन हो रहा है कि नहीं। लेकिन जो बाहर पेड़ खड़ा हुआ है, अभी मैं सुबह देखा, जिस दिन से मैं आया उस दिन से देखा बाहर एक पेड़ खड़ा है, वो वही जगह खड़ा ही है। मैं आज सोच रहा था कि यार ये पौधा गति क्यों नहीं किया।
एक जगह पे इतनी देर तक कौन खड़ा होता है? गति कर जाना चाहिए ना उसको, मूवमेंट नहीं होता है, हैं? वो तो चल नहीं सकता है। फिर बाद में मुझे पता चला, अच्छा ये तो चल ही नहीं सकता। तब मेरे को पता चल गया भैया कि इसमें मूवमेंट नहीं होता है, ये गमन नहीं कर सकता है। बताइए इसके बाद क्या है अपना 30 नंबर चैप्टर है, वो है तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कैसे नर्व हमारे बॉडी को कंट्रोल करके रखते हैं। ऐसे हाथ ऐसे करके ऐसे सुई चुभा दो, पिन ऐसे चुभा दो, तुरंत पता चल जाता है। आप ऐसे सो रहे हो, कोई आपके पैर में आकर के मच्छर काटता है, आपका हाथ तुरंत ऐसे उठता है, चट से उसको मार देते हो, है ना? क्यों? कैसे पता चला तुमको? क्योंकि तुम्हारे पूरे शरीर पर एक नेटवर्क बिछा हुआ है, एक जाल बिछा हुआ है। किसका? नर्व्स का, तंत्रिका का। ठीक है, तंत्रिका तंत्र एक है, पूरा काम कर रहा है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। और आपका जो अध्याय 22 है वो है रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, केमिकल्स कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कौन सा केमिकल थोड़ा सा रहना चाहिए, कौन सा केमिकल इतना बढ़ना चाहिए, कौन सा इतना, कौन उसको रेगुलेट करेगा, ये सारी चीजें होती हैं। और जिनमें केमिकल्स रेगुलेशन नहीं होता है या फिर कुछ दिक्कत हो गई, कुछ जीन में प्रॉब्लम हो गया, तो वो बहुत लंबा हो गया, बहुत छोटा हो गया, गला सूज गया। ठीक है, सर बिल्कुल मंगोलो जैसा हो गया, ये सारी चीजें हो गया, मंद बुद्धि का हो गया, है ना? सारी चीजें होती हैं। नहीं नहीं, पाप वाप के भूत बनेंगे भैया, बस आप सभी लोगों का प्यार है और टारगेट बोर्ड का सपोर्ट है। चलिए, ये हो गए आपके टोटल 22 चैप्टर। अब हम लोग बात करेंगे आपके स्ट्रैटेजी के बारे में कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी से पहले मुझे तो ऐसा लगता है बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। बताइए कैसा रहेगा अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात कर लूं तो, एक बार जल्दी से बताइए। अच्छा, नहीं पढ़ी थी नंदिनी राय, कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे। ठीक है, आयुष क्या बोल रहा है? सर आपको देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, जब पढ़ाएंगे तो। ऐसा क्या? नहीं यार, अब देखते हैं, गर्दा उड़े ना उड़े, लेकिन ये टॉपिक सब समझ में आ जाएंगे भाई, इतना मेरे को तो पता है। ठीक है, बताओ एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें कि नहीं? बोले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके? एग्जाम पैटर्न की। ठीक है, चलिए, ये है अपना एग्जाम पैटर्न। ठीक है, कि आपका जो बिहार बोर्ड है, ठीक है, जिस बोर्ड की आप तैयारी कर रहे हैं, उस बोर्ड का पैटर्न क्या है, वो बोर्ड आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, कैसे पूछेगा, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर एग्जाम पैटर्न आपको नहीं पता है तो फिर आप कैसे पढ़ेंगे? बताइए, नहीं नहीं, बताइए कैसे 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 पढ़ेंगे आप, इस चीज को बताइए। अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव मतलब समझ रहे हो ना? सबसे पहले हम बात करते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अब वही बात करेंगे हम लोग। ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ाइएगा, इरफान बोल रहा है स्टार्टिंग से पढ़ाइएगा। इरफान, बिल्कुल हम स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे भैया, सब एक एक चीज स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं, सब्जेक्टिव की ना बात करके सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, यानी कि जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में कितने पूछे जाएंगे। ठीक है, बताइए। दिन अब आ रहे हैं 35 35, 35 नहीं पूछे जाएंगे, गलत बता दिए ना, 70 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, जिनमें से आंसर आपका कितने का करना होगा? आंसर करना होगा 35 को, आपको आंसर देना होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपका सिर्फ एक नंबर का होगा, सिंगल नंबर का। ठीक है, एक नंबर का होगा, कितने का होगा? आपका एक नंबर का जो है एक क्वेश्चन होगा। तो अगर 35 क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के पूछे गया?
35 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा गया। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, 35 नंबर का आपको क्या पूछा गया, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इतना कंफर्म है, बताइए इतना कंफर्म है। 70 नंबर का, 70 नंबर का तो पूछा ही जाता है। 70 में 35 बनाना है। हाँ, 70 में 35 बनाना है, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए, इकाई 5 से पढ़ाइए। हाँ, एक से पढ़ते पढ़ते हम लोग इकाई 5 में भी पहुंच जाएंगे, लेकिन हम लोग शुरू से पढ़ेंगे ना, टॉपिक को अच्छे तरीके से समझते हुए। ठीक है, चलिए, अब अगर हम बात करें सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि आपके जो लिखने वाले होंगे, जिनमें आपके थोड़े से हाथ को दिमाग जो है हाथ को चलाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव में क्या है, आपको बस दिमाग लगाना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पढ़े, 4 ऑप्शन देखे, जवाब तुरंत फटाक से दे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होगा, सोचोगे पहले, सोचने के बाद अच्छा दिमाग, ऐसा होता है, वो क्लास में पढ़ाए तो थे भैया ऐसा, ओ अच्छा ऐसा होता है। फिर तुरंत ऐसे आपकी जो सीट थी, ये यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया, ऐसे बिल्कुल ये लिखना शुरू कर दिया, लिखते गए लिखते गए लिखते गए। ठीक है, होते हैं आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टाइप का, एक होता है लॉन्ग टाइप का। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं, एक को बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न हिंदी में, लघु उत्तरीय प्रश्न, और दूसरा होता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, क्या होता है, एक होता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको बोलते हैं शॉर्ट टाइप का, थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो थोड़ा नीट लेवल को ध्यान में रख के पढ़ाइएगा। अरे बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे मिल गए हो आप। ठीक है, मेरा पसंदीदा जो है बोर्ड वो है आपका एग्जाम है, नीट एग्जाम, और मैं नीट एग्जाम वालों को पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, चलिए, इसमें थोड़ा सा आपके लेवल को देखते हुए और साथ में नीट को भी देखते हुए हम लोग पढ़ाई को करेंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके एक एक टॉपिक को समझते हुए हम लोग आगे चले। ठीक है, अरे बिल्कुल भैया, 70 में 70 दिलाएंगे, एक पॉइंट को तुम्हारे दिमाग में अच्छे तरीके से बैठाएंगे। अगर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, वो सॉरी, लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें, तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 20 पूछे जाएंगे, जिसमें से 10 का आपको आंसर देना है, 10 का जवाब देना है। और आपका ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। 10 का जवाब दिए तो कितना हुआ, 10 दूना 20, 20 मार्क्स का क्या हुआ, आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए। ध्यान रखियो। अब देखो, अब क्या देखना है, आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, कौन से, हाँ हाँ बिल्कुल। अरे नीट आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या, और ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं नीट के, आप लोग सच में बहुत आगे हैं, और उससे आगे ले जाने की जिम्मेदारी अब मेरी, और पीछे अपना जो टारगेट बोर्ड खड़ा है ना उसकी। ठीक है, हम लोग आगे ले जाएंगे आपको, बिल्कुल। हम नीट लेवल की बायोलॉजी, नीट को थोड़ा टच करते हुए हम लोग चलेंगे। चलिए, इसके बाद अगर मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करूं, हाँ बिल्कुल करवा देंगे कुंदन, नीट की तैयारी करवा देंगे। ठीक है, अगर मैं दीर्घ उत्तरीय की प्रश्न की बात करूं, तो आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, 3 का जवाब देना है। कितने का देना है, सिर्फ 3 का। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका होगा कितने नंबर का, 5 नंबर का होगा। देखो, 3 को 5 से गुणा करो कितना होगा, 3 को 5 से गुणा करो कितना होगा, जल्दी बताओ। काजल बोल रही है इसको मधुमक्खी काट लिया, दर्द हो रहा है। बाहर जाओ से है, वो ले आओ, मेडिसिन ले लो ना मेडिकल शॉप पे जा करके, है ना, मेडिसिन ले लो। 4 जगह मधुमक्खी काटी, आओ गुणा करके बताओ कितना होगा, 15 होगा ना, हाँ बिल्कुल, 15 मार्क्स का आपका ये पूछा जाएगा। नंबर जोड़ो, टोटल टोटल नंबर जोड़ो, ये है आपका ए नंबर, बी, सी, जोड़ो इनको, कितने नंबर हुए, 35, 20 और 15, कितने हुए टोटल,
35, अरे बस करो, इतना जोड़ना था। 35 20 15 कितने हुए? 35 20 15 बताइए। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। क्या बोध, प्रिंस, ज्योति, आयुष। आयुष कह रहा है कि गुरुजी आप हम लोग को छोड़कर मत जाइएगा। अरे कहीं नहीं जाऊंगा भैया, मैं यहीं रहूंगा। ठीक है, मेरा कोई और काम है ही नहीं, बस पढ़ाना है। क्या काम है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना। ठीक है, लड़का कह रहा है कि सर अपने बारे में पूरा डिटेल्स जरूर बताइएगा। अरे बता तो दिए, लास्ट में बताएंगे। ठीक है, जो मन में प्रश्न आए। चलिए बताइए कितना हुआ? 70। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था आपको? 70 नंबर का आपका थ्योरी वाला पोर्शन रहेगा, थ्योरेटिकल पोर्शन। और 30 नंबर का आपका कहाँ रहेगा? ऑब्जेक्टिव, वो रहेंगे, सॉरी प्रैक्टिकल रहेगा। डन? बताइए यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे चलें। ये है आगे अब आपकी स्ट्रैटेजी। जब भी हम किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, अगर आपको घर से बाहर जाना होता है घूमने के लिए, अगर आप इस बिहार से कहीं बाहर जाना चाहते हैं, इंडिया से बाहर घूमने के लिए, आपका एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान तैयार होता है ना कि यहाँ से जाऊंगा, सीधे फ्लाइट से उतरूंगा दुबई, दुबई से सीधे टैक्सी लूंगा, सीधे जाऊंगा बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा के जो ऐसे चढ़ूंगा, फिर तीसरे में जाऊंगा, फिर चढ़ के चौथे पांचवे, फिर वहीं से फोटो डाल के दिखाऊंगा कि आई एम हियर, दुबई में हूँ। फिर वहां से फिर भागते हुए जाओगे रेगिस्तान में जहाँ पे रेत है, फिर वहां पे गाड़ी वाड़ी में बैठ के ऐसे कपड़े पहन के वहां पे वो बैठा के फोटो खिंचवाओगे, फिर डालोगे कि मैं यहाँ हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। ऐसे करते हो ना, स्ट्रैटेजी होती है ना। पढ़ाई में भी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी चाहिए कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर आपको लाइव क्लास मिलेंगी। ठीक है, जिन लाइव क्लास को आपको डेली अटेंड करना है। ठीक है, एक भी बैकलॉग नहीं लगने चाहिए, यानी कि कोर्स को छोड़ना नहीं है। क्या आप पता लगे जो है आज की लाइव क्लास नहीं किया, कल भी नहीं किया, 2-3 दिन नहीं किया, इसे है ना, ऐसे नहीं करना है, डेली लाइव क्लास लेनी है। ठीक है, इसके बाद क्या है, सबसे पहले जैसे आज के वीडियो मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया ना, सिलेबस के बारे में, इस सिलेबस से अच्छी तरह से परिचित हो जाना है। और जहां पर आप पढ़ाई करते हैं, आज आप सभी लोग वादा करिए मेरे से, जहां पर आप पढ़ाई करते हैं ये एक चार्ट वहां पर लगा होना चाहिए। ठीक है, चार्ट, ये एक पेपर वहां पर लगा होना चाहिए। और इस चार्ट में, इस जो है पेपर में सभी चैप्टर के नाम लिखे होने चाहिए। बताइए, आप सभी लोग वादा करिए। ठीक है, इन सभी सिलेबस में इन चैप्टर के नाम क्या होने चाहिए? लिखे होने चाहिए, एक एक चैप्टर के नाम लिखेंगे ना। सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, हम जरूर करवाएंगे। ठीक है, बायोलॉजी में कौन कह रहा प्रैक्टिकल नहीं होता यार? ये कौन है चंचल? एकदम ऐसे चंचल हो क्या यार? बायोलॉजी में प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, जो पहले नहीं सुने थे क्या, उसमें मेढक को ऐसे फाड़ा जाता है, फिर ऐसे उसका देखा जाता है, फिर उसको ऐसे चिपका के सिल जाता है। क्या ये प्रैक्टिकल ही तो है? और कुछ है क्या? और कुछ लगता है तुम समझ लिए हो, हैं मेढक के साथ उस मेढक के साथ कुछ खेल खेल रहे हो, हैं? नहीं, प्रैक्टिकल ही है वो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज स्ट्रेटजी में क्या होनी चाहिए? सिलेबस और चैप्टर आपके स्टडी बोर्ड के सामने चिपके हुए होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आप सभी लोग अपना टीचर सेलेक्ट कर लो। ठीक है, कि आपको किससे पढ़ना है। ठीक है, आपको टीचर सेलेक्ट करना, और टारगेट बोर्ड में मैं यानी कि बायो अमन, अमन सर आपको जो है बायोलॉजी यहाँ पर पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, ये आपने टीचर सेलेक्ट कर लिया, लाइव क्लास आपको लेनी है, और यहीं से हम आपको क्या देंगे? नोट्स देंगे। क्या देंगे? नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, नोट्स यहीं से देंगे हम आपको। तो उस नोट्स को क्या करना है? डेली रिवाइज करना है। ठीक है, डेली उस नोट्स को क्या करना है? रिवीजन करना है। बिल्कुल आपको जोड़ देंगे उसमें जो है व्हाट्सएप ग्रुप से। ठीक है, इसके बाद ये आपकी हो गई जैसे स्ट्रेटजी, इस चीज को फॉलो करना है, और लगातार हम लोग आपको जो है वीडियोस देते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आती है बेस्ट बुक कौन सी है बायोलॉजी की। ठीक है, तो जो मैं जो बुक मानता हूं कि जो सबसे बेस्ट है ना, सबसे बेस्ट, वो है एनसीईआरटी।
कौन सी है, एनसीईआरटी को मैं पहले नंबर पे रखता हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी को। और जब से मैंने प्रिंस सर की नोट्स देखी है ना टारगेट बोर्ड की, तब से मैं दूसरे नंबर पे टारगेट बोर्ड की नोट्स को रखता हूँ, की नोट्स को, टारगेट बोर्ड की नोट्स को, जो हम लोग यहाँ से आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और उनको पता है मैं खुद बैठ करके उनको लिखवाऊंगा, एक एक पॉइंट को मैं खुद लिखवाऊंगा, है ना। कोई भी दिक्कत होगी ना, एक एक पॉइंट आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। क्लास स्टार्ट ही है, कल से पहला चैप्टर शुरू हो जाएगा अपना, ठीक है। चलिए, तो ये है आपकी एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, या फिर जो आपके आसपास जो आसानी से अवेलेबल हो, ठीक है, आप लोग देख लीजिए, जो आपके कॉलेज में चल रहे हो आप उसको ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो ये नोट्स बनाई जाती है ना टारगेट बोर्ड की, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, ठीक है, और ये एनसीईआरटी के आधार पर ही बनाई जाती है, ठीक है। सारे एनसीईआरटी पॉइंट्स रहते हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए कि आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस चीज को हम लोग यहाँ पर बताएंगे आपको, ठीक है, उसी हिसाब से नोट्स बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थी आपकी जो है आज की जो है इंट्रोडक्शन की जो है सिलेबस की क्लास 11th बायोलॉजी का जो सिलेबस है। और अब जो है हम लोग आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, सारा कुछ। तो क्लास का शेड्यूल और जो टाइम है उसका जो है प्रिंस सर आपको आकर के कुछ बताएंगे शायद, तो आप लोग उन्हीं से जो है जान लीजिए कि कल का क्लास का क्या टाइम रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, विश यू ऑल द बेस्ट। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग हमें ये बताइए कि बायोलॉजी का क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है ना। सबसे पहले ये बताइए, ठीक है ना। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि बायोलॉजी का ये जो क्लास था आपका, ये प्यारे बच्चों आपको कैसा लगा। और हम तो पूरा क्लास बैठ करके आप लोगों का कमेंट ही पढ़ रहे थे, पूरा क्लास प्यारे बच्चों आप लोग का कमेंट हम पढ़े हैं, ठीक है ना। मतलब शुरू से जब से अमन सर पढ़ाना शुरू किए हैं तब से बैठ करके हम आप लोग का कमेंट ही देख रहे थे, क्लास ही देख रहे थे, ठीक है ना। और क्लास देखने के बाद ना हमें बहुत अच्छा अच्छा कमेंट देखने के लिए मिला। जो भी बच्चे बायोलॉजी को लेकर के परेशान थे, उनके मन में, उनके चेहरे पर हमने एक मुस्कुराहट की झलक देखी है प्यारे बच्चों। यहाँ से ही हम आभास किए कि किस तरीके से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट की झलक आई है। और पहले क्लास लेने के बाद ही सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर जबरदस्त क्लास लगा, मस्त क्लास लगा सर, सुपर क्लास लगा सर, अमेजिंग क्लास लगा सर। तो ये प्यारे बच्चों बहुत खुशी की बात है कि ये इतना पॉजिटिव रिस्पांस आप लोगों का आया है। और हमने तो पहले से ही कोशिश किया था कि भाई बच्चों को इस तरीके से पढ़ाई दें ताकि हम संतुष्ट हों और साथ ही साथ बच्चे भी संतुष्ट हों। जहां पर अगर हम संतुष्ट नहीं है तो वहां पर बच्चे क्या संतुष्ट हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सारे बच्चे बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लास किए होंगे। और ये क्लास प्यारे बच्चों आप लोगों ने पूरा देखा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग क्लास किए, पूरा क्लास भी आपको समझ में आ गया, अब कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, बात रह गया कल से क्लास के लिए, ठीक है ना, बात रह गया कल से क्लास के लिए प्यारे बच्चों। तो जो कल से क्लास होगा ना, इसका अपडेट आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। अच्छा, हम बोले थे भी कि शायद आपका क्लास सुबह में हो जाए, यानी प्यारे बच्चों अगर आप बात बोले तो सुबह में आप लोग का क्लास कर दिया जाए। एक बार बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके, सुबह में आप लोग का क्लास कर दिया जाए 7 बजे से। जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। अगर आप लोग बोले तो सुबह में आप लोग का क्लास हम कर देते हैं 7 बजे से, 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक, 8:30 बजे तक जो भी रहे आपका क्लास। ये वाला टाइम कैसा रहेगा? ये प्यारे बच्चों एएम में रहेगा। बताइए ये वाला क्लास आप लोग के लिए कैसा रहेगा? ये वाला टाइम टेबल आप लोग के लिए कैसा रहेगा? बता दीजिए। 11 बजे की बात कर रहे हैं बच्चे, तो 11 बजे में क्या है ना प्यारे बच्चों कि उस समय ना 10th क्लास की मैथ चलती है, तो 10th क्लास का मैथ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके लिए ना हम 11 बजे वाले क्लास को ना अब चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि फिलहाल जो अमन सर है ना वो इसी स्टूडियो से, हमारे इसी स्टूडियो से क्लास लेंगे, तो 10th क्लास का और आप लोगों का बायोलॉजी का क्लास यहीं से होगा, ठीक है ना।
और बाकी सब जो सर होंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, उनके लिए अलग स्टूडियो तैयार हो रहा है, ठीक है ना, उनके लिए अलग स्टूडियो तैयार हो रहा है। और खुशी की बात यह भी है कि अब जो है प्यारे बच्चों, टारगेट बोर्ड का एक ब्रांच पटना में खुल रहा है जहां से सारे सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो अब हमें पटना जब आप लोगों से मिलने के लिए आना होगा ना, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सारे बच्चे ना ये वाले क्लास के साथ, ये वाले टाइम टेबल के साथ क्या संतुष्ट हैं? यस, सारे बच्चे संतुष्ट हैं, ठीक है ना, सारे बच्चे संतुष्ट हैं इस वाले टाइम टेबल के साथ। ओके, हाँ जी, सारे बच्चे इस टाइम टेबल के साथ संतुष्ट हैं। और जो आपका फिजिक्स का क्लास हो जाएगा ना, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, वो प्यारे बच्चों 11 बजे रख दिया जाएगा। कोई दिक्कत बताइए? जो आपका फिजिक्स का क्लास है ना, वो 11 बजे रख दिया जाएगा। जो केमिस्ट्री का क्लास है वो 12-1 बजे तक रख दिया जाएगा। इस तरीके से आप लोग का पूरा टाइम टेबल तैयार करवा लिया जाएगा। ओके ना। तो बायोलॉजी के क्लास के लिए अभी फिलहाल प्यारे बच्चों कुछ दिन के लिए ही सही, एक सप्ताह के लिए सही ही ये वाला टाइम टेबल आप लोग अपना लीजिए, क्या कहते हैं? या फिर अगर अभी फिलहाल अगर ये वाला टाइम टेबल आप नहीं अपनाना चाहते हैं तो एक दूसरा टाइम टेबल भी हम आपके लिए दे सकते हैं। और वो टाइम टेबल है प्यारे बच्चों 2 बजे से 3 बजे, ठीक है ना, 2 बजे से 3 बजे। बताइए ये वाला टाइम टेबल कैसा रहेगा आप लोगों के लिए? ये वाला टाइम टेबल कैसा रहेगा बताइए? ये 2 से 3 बजे वाला टाइम टेबल कैसा रहेगा? ये दोनों में से कोई भी एक टाइम टेबल प्यारे बच्चों आप लोग बायोलॉजी के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों में से कोई भी एक टाइम टेबल आप लोग बायोलॉजी के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कौन वाला क्लास ठीक रहेगा? मैथ है सबके लिए ना, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री है सबके लिए। आप लोगों को नया टाइम टेबल दिया जाएगा, उसके लिए हम फिर से प्यारे बच्चों नया टाइम टेबल आपको देंगे। ओके, अभी फिलहाल आप लोग बताइए कि ये वाला टाइम टेबल कैसा रहेगा, ठीक रहेगा ना? चलिए बहुत बढ़िया, साथ ही सही है सर। है? जिनको 7 चाहिए वो कमेंट में सिर्फ 7 लिखेंगे, और जिनको 2 चाहिए वो कमेंट में 2 लिखेंगे। जल्दी से एक बार, जिनका संख्या ज्यादा दिखेगा ना वही टाइम हम फिक्स करेंगे। फटाफट से बता दीजिए। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ है सबके लिए ना, हम आपको अलग से टाइम टेबल बताएंगे, ठीक है। हाँ जी, सारे बच्चे फटाफट से बता दीजिए जल्दी जल्दी से। जो बच्चे 7 चाहते हैं जल्दी से 7 कमेंट कर दीजिए, जो बच्चे 2 चाहते हैं जल्दी से 2 कमेंट कर दीजिए, ठीक है। हम्म, लीजिए भाई, आप लोग के लिए ना हम पोल ही करवा देते हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए हम पोल ही करवा देते हैं। अब जो बच्चे ज्यादा करेंगे ना उनके लिए हम पोल करवा देते हैं। भाई आप लोग वोटिंग कर लीजिए, चुनाव हो जाएगा, जिनका संख्या ज्यादा वो जीत जाएंगे। चलिए आप लोग वोटिंग ही कर लीजिए, बस 7 बजे। पर बजे लीजिए भाई, आप लोग ना यहाँ पर वोटिंग ही कर लीजिए, जिनका संख्या ज्यादा आएगा उनका भाई जीत हो जाएगा, ठीक है। तो सारे बच्चे मिलकर के ना वोटिंग कर लीजिए। कमेंट से तो हमें पता नहीं चल पा रहा था कि कितने बच्चे क्या बता रहे हैं। जल्दी जल्दी से ना आप लोग कमेंट करके बता ही दीजिए हमें। 7 बजे वालों का संख्या हमें लग रहा है कि ज्यादा है। सुबह 7 बजे वालों का संख्या लगभग 65-70% बच्चे सुबह 7 बजे वाला में वोटिंग कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। बाद में तो रिकॉर्डेड क्लास तो आप कभी भी आकर के देख सकते हैं, उसके लिए तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। रिकॉर्डेड क्लास तो कहीं से भी आप लोग कभी भी किसी भी समय आकर के देख सकते हैं। तो चलिए भाई, सुबह 7 बजे का ही समय को फिक्स किया जाता है, ठीक है ना। सुबह 7 बजे से 8 बजे प्यारे बच्चों आप लोग का क्लास चलेगा, ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। कितना से कितना? सुबह 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक। फिलहाल प्यारे बच्चों कम से कम एक सप्ताह भी ये टाइम टेबल रहने दीजिए। उसके बाद जब सारे सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा, पूरा क्लास जब चलना शुरू हो जाएगा, तो उस समय हम ना फिर से मैनेजमेंट कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप लोग ना ये वाला टाइम टेबल ही रहने दीजिए, ये वाला टाइम टेबल प्यारे बच्चों फिलहाल के लिए आप लोग रहने दीजिए। ओके, हम जानते हैं कि लगभग 40% बच्चे 2 बजे से कमेंट कर रहे हैं, और ये 2 बजे भी 40% बच्चे हैं, यानी कि उनको भी मतलब कि हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को
दिक्कत हो रहा है सुबह में, प्लीज प्यारे बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग एक सप्ताह के लिए मैनेज करें, और जब पूरा क्लास अपना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद ना आप लोग को नया टाइम टेबल दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज एक सप्ताह के लिए, यानी कि बस इस वीक तक के लिए ये वाला टाइम टेबल ही रहने दीजिए, इस वीक के लिए, ओके, सिर्फ इस वीक के लिए, और बाकी आगे आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का ये क्लास भी समाप्त किया जाता है। उम्मीद है एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग क्लास किए, और जबरदस्त क्लास लगा होगा आप लोगों को। आगे भी इसी तरीके से आपको डेली अब क्लास मिलते रहेगा। फिलहाल अभी हमें जाना है प्यारे बच्चों, 10th क्लास वाले बच्चों के लिए आपके छोटे भाइयों का क्लास लेना है, बायोलॉजी का ही क्लास लेना है। तो 10th क्लास पर अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आ जाइए। 10th क्लास पर अभी क्लास हम लेने जा रहे हैं, ठीक है। 7 बजे से ही क्लास था, 10 से 11 मिनट लेट भी हो चुका है, कोई बात नहीं, हम 7:15 से ले लेंगे। चलिए भाई, तो मिलते हैं अगली क्लास में हम, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।